ममता जी फटाफट अपने कमरे में आई और मनोहर जी को जगाया। मनोहर जी हड़बड़ा कर उठे। उठते ही घड़ी की तरफ देखा तो अभी सुबह के 7 बज रहे थे। जैसे तैसे अपनी आंखों को मलते हुए मनोहर जी ममता जी से बोले, अरे आज तुमको क्या हो गया है? तुमसे कहकर सोया था ना कि मुझे जल्दी मत उठाना। रात को ज़रूरी काम कर रहा था, फिर भी तुमने मुझे जल्दी उठा दिया। तुम्हें पता है ना मेरी नींद पूरी नहीं होती तो दिन भर परेशान होता हूँ। आज पूरे दिन मुझे परेशान होना पड़ेगा। तो उनकी बात सुनकर ममता जी घबराती हुई बोली, अरे आपको नींद की पड़ी है, जल्दी उठो, रचना के ससुराल से फ़ोन आया है। रचना का नाम सुनते ही मनोहर जी की आंखों से जैसे नींद एकदम से ही भागी हो। क्या हो गया? इतनी सुबह फ़ोन कैसे आया? सब कुछ ठीक तो है ना? अजी कुछ भी ठीक नहीं। दामाद जी ने हमें वहाँ बुलाया है, पता नहीं क्या बात हो गई। पूछा भी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। एक बार आप फ़ोन करके पूछो तो। ममता जी ने मनोहर जी का फ़ोन उनके हाथ में देते हुए कहा। मनोहर जी ने भी फटाफट फ़ोन लिया और अपने दामाद मयंक को फ़ोन लगा दिया, लेकिन मयंक ने फ़ोन उठाया ही नहीं। 2-3 बार मनोहर जी ने फ़ोन किया पर मयंक का रिस्पांस ना देखकर उन्हें चिंता होने लगी। आखिर पलंग से खड़े होते हुए बोले, पता नहीं क्या बात हो गई है, दामाद जी तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में ही निकलते हैं। मनोहर जी का आदेश पाते ही ममता जी फटाफट बिना नहाए ही तैयार हो गई और दोनों पति पत्नी चाय पिए बिना ही घर से रवाना हो गए। अभी 2 महीने पहले ही तो रचना की शादी मयंक के साथ की है। अपनी तरफ से सब कुछ देखभाल कर ही ये रिश्ता किया था। मयंक आज के ज़माने का पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, वहीं रचना भी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। परिवार के साथ मिलजुल कर रहने में विश्वास करती है। घर में सास वंदना जी हैं, जेठ जेठानी भी है, लेकिन वो बाहर रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पग फेरों के बाद से अभी तक वो मायके नहीं आई। 2-3 बार उससे मिलने की सोचकर फ़ोन किया तो समधन जी ने कहा, आज तो इन लोगों के घूमने का प्रोग्राम है। दोनों हमेशा चुप रह जाते, यह सोचकर कि बेटी अपने ससुराल में खुश है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मयंक ने उन्हें फ़ोन करके इतनी सुबह बुला लिया। दोनों पति पत्नी रास्ते भर कयास लगाते हुए रचना के ससुराल पहुंचे, जो कि आधे घंटे की दूरी पर ही था। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, पर ऐसे कैसे अंदर जा सकते थे, इसलिए डोरबेल बजाई। तभी अंदर से वंदना जी की आवाज़ आई, अंदर आ जाइए आप लोग, हम आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहे हैं। आवाज़ सुनकर मनोहर जी ने ममता जी की तरफ देखा और फिर दोनों अंदर चले आए। देखा तो वंदना जी और मयंक सोफे पर बैठे हुए थे, वहीं रचना नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो वंदना जी बोली, उसे बुला रहे हैं अभी, पहले आप बैठिए, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। मनोहर जी और ममता जी आकर सोफे पर बैठ गए। मनोहर जी ने मयंक की तरफ देखा तो वो शायद गुस्से में था, ना कोई पैर छूना ना ही कोई प्रणाम। उन्हें बड़ी हैरानी हुई, मन ही मन उधेड़बुन चल रही थी कि आखिर क्या हुआ है। यह स्थिति ममता जी की भी थी। आखिर मनोहर जी ने बोलना शुरू किया, क्या बात है समधन जी, आपने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया, क्या बात हो गई? उनकी बात सुनकर वंदना जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए, उसे अपने ससुराल में रहना है या नहीं। उनकी बात सुनकर ममता जी घबरा गई और अपने सिरे पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया समधन जी, रचना ने कुछ कह दिया क्या? अगर कोई गलती हो गई हो तो अपनी ही बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। माफ़ करना समधन जी, अगर मेरी बेटी ऐसी गलती करे ना तो मैं तो उसकी टांगें तोड़ दूँ। ये तो आपने अपनी बेटी को सर चढ़ा रखा है। अपनी गलती मानने की जगह उसने आपको फ़ोन लगा दिया। वंदना जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुई, बिना पूरी बात बताई बस अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी। वहीं मनोहर जी और ममता जी सोच रहे थे, आखिर रचना ने उन्हें फ़ोन कब किया। ममता जी ने मयंक जी की तरफ देखा, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे। इतने में मनोहर जी वंदना जी से बोले, पर समधन जी आप बताएंगे भी कि क्या हुआ है, आखिर रचना ने ऐसा क्या कर दिया? और आप रचना को बुलाइए, उसके सामने ही बात होगी। क्या सिखाया है आपने उसे? बस मेरे पल्ले से बांध दिया उसको, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी औरत जिसे अपने पति की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं है। अब तो मयंक बीच में ही बोल पड़ा। उसे यूँ चिल्लाते देख मनोहर जी भी खड़े हो गए। इतने में रचना भी कमरे से बाहर निकल आई। रचना को देखते ही ममता जी की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, साफ पता चल रहा था कि उसे मारा गया है। रचना, क्या हुआ तुझे? ये चोट के निशान कैसे? क्या किया है तेरे साथ इन लोगों ने?
ममता जी रोती हुई रचना की तरफ दौड़ी और उसे अपने बाहों में भर कर बोली। रचना को इस तरह से देखकर एक बार तो मनोहर जी का कलेजा भी मुंह को आ गया, पर फिर हिम्मत करते हुए वह मयंक से बोले, क्या किया है आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अरे पति के होते हुए गैर मर्दों से बातें करेगी तो ऐसा ही होगा। ऐसी औरतों को इसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। मयंक के जवाब देने से पहले ही वंदना जी बीच में बोल पड़ी। उनकी बात सुनते ही मनोहर जी और ममता जी सकते में आ गए। उन्होंने रचना की तरफ देखा तो रचना ने रोते हुए बताया, पापा आपका ये दामाद पागल है। देखिए किस तरह से मारा है मुझे। मैं किसी से, चाहे वो औरत हो या मर्द, थोड़ा सा भी हंस बोल के आलू मुझे मारने पर आमदा हो जाता है। घर की छत या बालकनी में भी अकेली खड़ी हो गई तो 10 बातें सुनाता है। सबके सामने ही थप्पड़ तक लगा देता है। पग फेरों की रस्म के बाद जब भैया वापस शहर जा रहे थे तो मुझसे मिलने आए थे, तब भी इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, यह कहकर कि यह आदमी यहाँ क्या करने आया है। उसकी बातें सुनकर ममता जी ने कहा, तुम 2 महीने से ये सब कुछ झेलती रही, पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ, इन लोगों ने मेरा मोबाइल तक अपने पास रख लिया। जब आप लोगों का फ़ोन आता है तब ये लोग मेरे आसपास ही होते हैं। मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं मैं आपको कुछ बता ना दूँ। यहाँ तक कि मुझे मायके तक नहीं आने देते और मेरी मम्मी जी इसमें भी अपने बेटे का ही साथ देती हैं। आज सुबह मैं इनके लिए चाय बनाकर कमरे में लाई थी, तब मेरा फ़ोन ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा था। शायद उन्होंने उठने के बाद निकाल कर रखा था। मैंने अपना फ़ोन हाथ में लिया ही था कि यह बाथरूम से निकल आए और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि मैं उनके पीठ पीछे किसी से बातें कर रही हूँ। जब मैंने मना किया तो मुझे मारने लगे और मेरा फ़ोन छीनकर ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया। तब मैंने कहा कि मैंने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया है। जब इन लोगों को लगा कि मैंने सचमुच आप लोगों को फ़ोन कर दिया है, तब जाकर इन्होंने आप लोगों को फ़ोन करके बुलाया। इनकी ऐसी आदतों के कारण बड़े भैया भाभी कभी यहाँ नहीं रहते। मुझे ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। रचना ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। अरे वाह, ऐसे कैसे चली जाएगी? अब तुम इस घर की बहू हो, हमारी मर्जी के बिना बाहर कदम भी नहीं रखोगी। वंदना जी बीच में ही बोल पड़ी, बस कीजिए समधन जी, बहुत बोल लिया आपने। जब आप हमारे सामने इतना कुछ बोल रहे हैं तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या करते होंगे, और अब क्या इजाज़त लेना बाकी रह गया है? ममता जी बोली, अगर इसने घर के बाहर कदम रखा तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर अपने घर में बिठाए रखना अपनी बेटी को। अब की बार मयंक ने ममता जी की ओर उंगली दिखाते हुए ये बात बोली। मनोहर जी बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खबरदार, इतनी देर से हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हमें बोलना नहीं आता। अपनी इस उंगली को अपनी मुट्ठी में ही समेट लो। जब तुम अपनी सास से इस तरह से बातें कर रहे हो तो तुम किस काबिल होगे, सब पता चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की? मनोहर जी ने कहा तो मयंक ने गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोला, ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है इसके साथ, और आपने खुद कन्यादान किया था। अब मैं उसके साथ कुछ भी करूं, आप होते कौन है बोलने वाले? जैसे एक प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाने पर उसका मालिकाना हक बदल जाता है, वैसे ही एक लड़की की शादी होते ही उसके हकदार बदल जाते हैं। अब आपकी बेटी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। आपका काम शादी के पहले तक था, अब आपको हमारे बीच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मयंक ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा। सुनकर मनोहर जी को भी गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोले, शादी की है हमने अपनी बेटी की, बेची नहीं है। शादी के बाद भी वो बेटी है मेरी, कोई प्लॉट नहीं है जिससे शादी करते ही तुम्हें मालिकाना हक मिल गया। एक औरत में और एक प्लॉट में फ़र्क होता है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। अफसोस होता है मुझे कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लायक समझा, पर मैं यह भूल गया था कि 2-3 मुलाकात में अंदर की गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ वही दिखता है जो सामने पेश किया जाता है। और तुमसे अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब मेरी बेटी इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी, मनोहर जी ने लगभग चिल्लाते हुए बोला। गुस्से में वह अपनी बेटी को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। सबसे पहले वो रचना को लेकर पुलिस स्टेशन गए और मयंक और वंदना जी के खिलाफ एफआईआर करवाई। रचना की स्थिति देखकर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और मयंक और वंदना जी को गिरफ्तार करके ले गई। कुछ दिनों के बाद तलाक के लिए अर्जी दे दी गई, जिससे जल्दी रचना को तलाक भी मिल गया। साथ ही रचना ने शादी में मिले अपने सारे जेवर भी ले लिए और रचना के माता पिता ने बोला, इन जेवरों को बेच दो और अपना कोई काम शुरू करो, क्योंकि आज हमें समझ में आ गया है कि लड़की को शादी में जेवर देने से अच्छा है उन पैसों से उसे आत्मनिर्भर बना दिया जाए, क्योंकि लड़कियों का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है।